स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे हमने पिछले कल भी बात की थी कि इफ वी टेक एन इलेक्ट्रोड and let us say it is of an electrode of copper and we dip it in aqueous copper sulfate, then what will start happening? Copper solid will go to copper 2 positive plus 2 electrons, it will go to solution, and on the other hand, copper 2 positive from the solution come to the electrode, it will take up 2 electrons to become copper solid. Means यहाँ से एक copper 2 positive उठेगा, यहाँ आएगा, 2 electrons लेगा और copper solid बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे electrode पे in comparison to solution either positive और नेगेटिव, when it loses 2 electrons तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं। इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और अगर कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे आगे 2 इलेक्ट्रॉन से कंज्यूम करता है तो इलेक्ट्रोड विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज इन कंपैरिजन टू द सॉल्यूशन। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस फिर एक सेटअप हो जाता है इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देन वी टॉक अबाउट सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक और चीज जो मेंशन करनी जरूरी है, व्हेनेवर वी सेट अप अ सेल, जब हम एक सेल एस्टेब्लिश करते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और उनको उनके इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप किया है, फिर थ्रू एक्सटर्नल सर्किट एंड वोल्ट मीटर दे हैव बीन कनेक्टेड, और एक सॉल्ट ब्रिज भी उनके बीच में कनेक्टेड है, तो राइट हैंड साइड में आईयूपीएसी नॉर्म्स के अनुसार राइट हैंड साइड में लिखा जाता है कैथोड को। कैथोड यानी कि जहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन, और कैथोड का साइन भी हम पॉजिटिव लेते हैं, और एनोड का साइन नेगेटिव ड्रॉ किया जाता है बिकॉज इट इज एक्टिंग एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो सेल में जो इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क कर रहा होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की अपेक्षा की तुलना में के कंपैरिजन में स्लाइटली नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, और जो कैथोड होता है उस इलेक्ट्रोड पे इन कंपैरिजन टू इट्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। नाउ व्हाट इज सेल पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल होता है कि 2 इलेक्ट्रोड्स जिनको कनेक्ट करके आपने सेल बनाया है, इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के डिफरेंस को हम बोल देंगे सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या हुआ? द potential difference between the electrode potentials of 2 electrodes of a cell under any conditions is called cell potential. After cell potential we come to EMF. What is EMF? EMF is electromotive force of a cell.
Now what is electromotive force? This is the force which is responsible for flow of current through a cell. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है कि जब तक आपने अभी कनेक्शंस नहीं कनेक्ट किए हैं, दोनों सेल मतलब कनेक्शंस आर ओपन एंड नो करंट इज फ्लोइंग, उस वक्त दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसको कहते हैं ईएमएफ. तो ईएमएफ को डिफाइन कर लेते हैं. ईएमएफ हुआ, इट इज द potential difference between two electrodes of a cell when no current is फ्लोइंग. अब ईएमएफ और सेल पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर लेते हैं. ईएमएफ को हम मेजर करते हैं पोटेंशियोमीट्रिक मेथड में. क्या करते हैं, द ईएमएफ पोटेंशियोमीटर के थ्रू सेंड करते हैं सेल में, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. और कितना ईएमएफ सेंड करेंगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेंड करेंगे जस्ट उतनी कि इसमें से सेल में से कोई करंट फ्लो ना कर सके. उतनी ईएमएफ हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू सेंड करेंगे. फिर जितनी उसकी वैल्यू आएगी जो इसके करंट के फ्लो को रोक पाएगी वो ही इसकी सेल की ईएमएफ मानी जाएगी. जबकि ये जो सेल पोटेंशियल है ये तो वोल्ट मीटर के थ्रू जब सेल काम कर रहा होता है तो वोल्ट मीटर इससे करंट लेके खुद मेजर कर देता है. जो ईएमएफ है मैंने पहले कहा, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज अवेलेबल फ्रॉम ए सेल एवर. और जो सेल पोटेंशियल है इट इज लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज प्रोक्योरेबल फ्रॉम ए सेल. किसी सेल से आपको जितनी मैक्सिमम वोल्टेज मिल सकती है ये उससे कम ही रहती है सेल पोटेंशियल जो है. ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सेल. रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट थ्रू सेल. Cell potential is not responsible for this. So ये differences हमें पता होने चाहिए. Now we move on to a next topic कि electrode potential of a single electrode तो measure नहीं की जा सकती. क्यों नहीं measure की? Why electrode potential of a single electrode cannot be measured? वो इसलिए कि अगर जैसे यहां पे है कि कॉपर एक तरफ कॉपर ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इट इज लाइक कि एक चेस की गेम है और चेस की गेम में प्लेयर एक ही है, एक ही प्लेयर एक साइड से खेलता है, एक ही प्लेयर दूसरी साइड से खेलता है, तो विनर तो कोई नहीं हो पाएगा. अगर विनर होना है तो एक तरफ एक प्लेयर चाहिए, दूसरी तरफ दूसरा प्लेयर चाहिए. जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर होगा वो विन कर जाएगा. कहने का मतलब है कि जब तक आप इस इलेक्ट्रोड को अकेला रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन की गेम खेलता रहेगा. कभी इलेक्ट्रॉन छोड़ता रहेगा, कभी इलेक्ट्रॉन खाता रहेगा. ये सिर्फ दोनों में से एक काम, आइदर लॉस और गेन, तब करेगा जब आप इसको किसी और इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देंगे, तब वो दो प्लेयर वाली बात आ जाएगी. दो प्लेयर वाली बात ऐसी कि अगर उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड से हाई हुई तो वो दूसरा इलेक्ट्रोड इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे, तब ये वाला रिएक्शन होगा. और अगर दूसरा इलेक्ट्रोड जिसके साथ इसको कनेक्ट किया है वो इससे कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला है तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा
और ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा, इसकी रिडक्शन होगी। बड़ी सिंपल सी बात है। सो electrode potential of a single electrode can never be measured because single electrode is not capable of getting oxidized or reduced independently. कोई भी अकेले ऑक्सीडाइज या अकेले रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए ऑक्सीडाइज होने के लिए भी दूसरा पार्टनर चाहिए जिसको आप इलेक्ट्रॉन दे सकें, और रिड्यूस होने के लिए भी एक और पार्टनर चाहिए जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दे सके। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आइसोलेशन के प्रोसेसेस नहीं है। सो वी कैन नॉट मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड। We cannot measure this. So how to measure the electrode potential of different electrodes? हमारा अब प्रॉब्लम ये है। तो उसमें भी एक और प्रॉब्लम है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मेजर नहीं की जा सकती। हाँ, ये किया जा सकता है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड सिलेक्ट कर लें जिसके साथ बाकी सभी इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर करके चेक करें कि कौन इससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाला है, कौन इससे कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला है। और ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने इस काम के लिए सिलेक्ट किया है उसका नाम होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, और NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह देते हैं इसको। और इसकी हम ये मान के चलते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट मान के चलते हैं। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें है देयर इज ए कंटेनर। इसमें क्या है, देयर इज वन कंटेनर जिसमें 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि विच विल गिव अस H पॉजिटिव इज केप्ट, एंड देयर इज अ प्लैटिनम wire which is connected with a platinum foil, और यहां से इसको एक इनलेट है जहां पे हाइड्रोजन गैस फीड की जाती है at 1 bar प्रेशर। और जब इसमें रिएक्शन होता है तो there are bubbles of hydrogen depending upon kind of reaction it is undergoing। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये प्लेटिनम खुद इलेक्ट्रोड नहीं है इस वक्त। प्लेटिनम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को एक सरफेस दे रहा है एब्जॉर्ब करके, और बेसिकली रिएक्शंस हाइड्रोजन के ही होंगे, प्लेटिनम इज जस्ट सपोर्टिंग दैट, ये समझ सकते हैं हम। सो इसमें 2 तरह की रिएक्शंस पॉसिबल हैं इफ इट इज एक्टिंग एज एनोड। एनोड मीन्स जहां पे ऑक्सीडेशन होनी है। तो H2, ये जो हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर एब्जॉर्ब्ड है, दिस विल बिकम 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां से हाइड्रोजन H पॉजिटिव ऐसे ही। और इफ इट इज एक्टिंग एज कैथोड मीन्स जहां पे रिडक्शन होनी है, तब इसमें क्या होगा, 2H पॉजिटिव, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस, उस स्थिति में यहां से हाइड्रोजन गैस के बबल्स हमें रिलीज होते हुए दिखाई देंगे। और ये जो इस सारा सेटअप जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इसमें ऑक्सीडाइजेबल और रिड्यूसेबल स्पीशीज, ऑक्सीडाइजेबल स्पीशी है H2 और रिड्यूसेबल स्पीशी है H पॉजिटिव। दोनों की कंसंट्रेशन बराबर रखी गई है। बराबर मतलब हाइड्रोजन गैस भी 1 बार पे फीड की जाती है और HCl की कंसंट्रेशन भी 1 मोलर रखी गई है, सो दैट एक इक्विलिब्रियम रहे दोनों ही टेंडेंसीज में, जिसकी जरूरत हो फिर वो हो सकता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस सेल को, वो देखना भी जरूरी है हमारे लिए। इसको ऐसे लिखते हैं, प्लेटिनम सॉलिड 1 वर्टिकल बार,
then H2 gas, and again vertical bar H positive aqueous. प्लेटिनम सॉलिड के ऊपर आपने हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर रखा है यहां पे, एंड इट इज अगेन इन कॉन्टैक्ट विद H पॉजिटिव एक्वस, और यहां पे वैसे 1 मोलर लिख दिया जाए तो वो भी ज्यादा सही है. दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHE और NHE, जो भी आप इसको कह लें. अब हम देखते हैं कि हाउ डू वी मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. लेट अस से हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कॉपर का. हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप कर दिया और फिर उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया, साथ में सॉल्ट ब्रिज, वोल्ट मीटर, ये सब कुछ लगा दिया. अब उसके बाद ये खास बात क्या है कि वोल्ट मीटर रीडिंग तभी देगा. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है इन दोनों में? तो वो वोल्ट मीटर रीडिंग तभी देगा जब इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ, यानी कि जहां पे रिडक्शन हो रही है, और नेगेटिव टर्मिनल हैज बीन कनेक्टेड विद द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है. ये ऑटोमेटिकली हमें इस चीज का पता चल जाएगा. तो ये रीडिंग तभी देगा जब कॉपर को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं. देन वोल्ट मीटर गिव्स आउट एन आउटपुट ऑफ 0.34 वोल्ट. इतनी रीडिंग देता है. अब यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल, ये जो सेल बना इसकी ईएमएफ शो कर रहा है ये 0.34 वोल्ट. एंड E cell, EMF of cell is always equal to, this is a formula, electrode potential of cathode minus electrode potential of anode. लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे. क्यों? क्योंकि सारी स्पीशीज की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे 1 मोलर है, और टेम्परेचर जो है दैट इज 298 केल्विन हैज बीन मेंटेन. इन कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है किसी भी इलेक्ट्रोड की, उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं. और जब अब ई कैथोड, अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप, कैथोड इन दिस केस इज कॉपर. सो वी कैन decode दिस ई कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर. कॉपर के इलेक्ट्रोड को इस तरह से लिखेंगे. कॉपर सॉलिड को हमने डिप किया है कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर ऐसे लिखेंगे. माइनस इस तरह से, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.34. और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम 0 ही मान के चले हैं. सो इट कम्स आउट टू बी 0.34 वोल्ट. और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है कॉपर का. ठीक. और इस सारे सेटअप को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो इसको भी उसी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा सिंबॉलिकली. इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. प्लेटिनम सॉलिड ऑब्लिक H2 गैस यहाँ पे, और ऑब्लिक H पॉजिटिव एक्वस, यानी कि 1 मोलर HCl में इसको डिप किया है. डबल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट दिस सॉल्ट ब्रिज. और सॉल्ट ब्रिज एक तरफ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप हो रखा है और दूसरा कॉपर सल्फेट में डिप हो रखा है, तो दूसरी तरफ Cu2 पॉजिटिव एक्वस आ गया. एंड दैट अगेन हैज बीन डिप इन कॉपर सॉलिड. सो दिस इज. इसी तरह से अगर हमने जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करनी हो तो वो कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जिंक को कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर से हमें ये पता आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज जो है कैथोड है और कौन सी एनोड एक्ट कर रही है इसमें.
मैंने पहले कहा था कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर हैज टू बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल विद पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव टर्मिनल विद इलेक्ट्रोड विद स्लाइटली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे वो जिंक के साथ इसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया गया और पॉजिटिव टर्मिनल जो था वो हाइड्रोजन के साथ, तब वोल्ट मीटर जो था वो 0.76 वोल्ट की उसने आउटपुट की रीडिंग दी। और उसका मतलब ये था कि ईएमएफ ऑफ सेल दैट इज 0.76 इज गिवन, तो फॉर्मूला आ जाएगा ई कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड यानी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड मीन्स जिंक। तो हाइड्रोजन की तो हमने 0 मानी ही है, तो जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस केस में क्या आ जा रही है, माइनस 0.76 वोल्ट। पहले हमने कॉपर की मेजर की, तो कॉपर की जो थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो प्लस 0.34 वोल्ट आ रही थी। नाउ सी द डिफरेंस, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जो है दैट इज नॉट केपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कॉपर। हाइड्रोजन कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। कॉपर इज स्ट्रॉन्गर, कॉपर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले सकती है। कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तभी इसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। और हाइड्रोजन के साथ जब आपने इसको कनेक्ट भी किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर को, तो कॉपर पे रिडक्शन हुई थी बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन जो कि 0 है। इसीलिए कॉपर को अगर आप किसी एसिड में डिप कर दें, जैसे HCl में डिप कर दें, H2SO4 में डिप कर दें, तो कॉपर डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर डिसॉल्व होने का मतलब है कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो वो क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। हाँ, नाइट्रिक एसिड में कॉपर डिसॉल्व होता है, वो H पॉजिटिव के कारण नहीं होता, वो उसमें नाइट्रेट आयन जो होते हैं उनके कारण इसकी ऑक्सीडेशन होती है, H पॉजिटिव के कारण नहीं होती, ये याद रखें। सेम वे जो जिंक है, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, इसीलिए जिंक और हाइड्रोजन जब आमने सामने थे तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई और हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई। आज इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट इसमें करेंगे। थैंक यू।